तो दोस्तों स्वागत है साइंस एकेडमी पॉइंट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, जिसका ये पार्ट 6 वीडियो है। पार्ट 6 वीडियो में हम जानेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग कि किन किन कार्यों के लिए अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तथा साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन होता क्या है, जिसके सहयोग से हम दर्पण सूत्र और प्रतिबिंब का सूत्र जो भी होता है या आवर्धन का सूत्र होता है उसका उत्पत्ति करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने के लिए ये सबसे बेस्ट उपाय होता है, इसलिए इसको भी समझना जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, कि इसका उपयोग किस किस कार्यों के लिए किया जाता है। और एग्जाम की दृष्टि से सोचे तो ये जो पोर्शन है ना, अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग आपसे ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो ये जरूरी बन जाता है इसको याद करना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बोर्ड पर सब लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण जो होता है ना, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब किसी वस्तु का, वो सीधा बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो सीधा और बड़ा बनता है तो इसका मतलब कि इसका जरूर किसी न किसी कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो हजामती दर्पण के लिए किया जाता है, या मूड़ी दाढ़ी वगैरह सब, मूड़ी बनाने में नहीं, दाढ़ी बनाने या केस काटने में सब किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा वस्तु बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। सोचिए अगर किसी व्यक्ति का दाढ़ी बना रहे हैं, अब प्रतिबिंब में उल्टा बन रहा है तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से काटना है कहाँ से नहीं काटना है, केस तो काट देंगे कुछ और ही है, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा एकदम धोधे धोधे बनाता है प्रतिबिंब, जिससे देखने में आसानी हो जाता है और सीधा बनता है, तो ये इसका अच्छा उपाय है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सैलून वगैरह में बड़ा बड़ा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला उसका उपयोग था। इसके अलावा टॉर्च, एक टॉर्च होता है ना, टॉर्च, ठीक है, इस टॉर्च के यहाँ पे देखिएगा, ये जो टॉर्च है ना, इस टॉर्च के सबसे आगे जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वह एक फाइबर का प्लेट लगा है, और प्लेट जब हटाइएगा ना तो प्लेट के अंदर एगो आपको कुछ ऐसे वर्टिकल लैंग्वेज में मिलेगा, आपको एक अवतल दर्पण, ठीक है, इस तरह के शेप में मिलेगा। और ये अंदर से ऐसे कलई, बाहर से ये कलई किया गया रहता है, बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से, जो AGBR का होता है। अब जब यहाँ से छोटे से एक टॉर्च के थ्रू लाइट निकलता है ना, तो इसको तेजी से रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब कि टॉर्च में तथा वाहनों के हेडलाइट में भी किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि इससे जो प्रकाश निकलता है ना इस टॉर्च के थ्रू, वो बहुत कम निकलता है, लेकिन इसको इतना ना तीव्र कर देता है ना, इतना उसमें किरण को डेवलप कर देता है, मतलब मैग्नीफाई करके, जिससे प्रकाश की किरणें और तेज निकलती है और ज़्यादा निकलता है। इस वजह से उसका लाइट का जोर थोड़ा बड़ा हो जाता है। कभी इस आगे वाला जो ढक्कन होता है ना, वो टॉर्च क्या का, उसको हटा के तब जलाइएगा, लगेगा कि उसमें अजोरे, मतलब उसमें कोई चार्जे नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उसको प्रेफर करता है, ठीक है, प्रेफर करता है, ताकि उसमें बहुत सारी किरणें और उत्सर्जित कर सके। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम वाहनों तथा टॉर्च के, वाहनों के हेडलाइट तथा टॉर्च में भी किया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आप भी समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें ना, तो उत्तल दर्पण में जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है, ये सब एक ही जगह केंद्रित हो जाती है, फोकस पर। ये चीज़ पहले वीडियो में हमने कई बार बताया है आपको, ठीक है, कि जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो ये फोकस पर ही गुजरती है। तो अवतल दर्पण में ये होता है कि जितनी भी किरण इस पर भेजिएगा ना, इस पर जितनी भी किरण जाएगी सबके सब फोकस पर जाकर जमा हो जाती है। इसका ये खासियत है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आगे देखें तो रोगियों के कान, नाक, गला तथा दांत की आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं ये किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चाहे गला के अंदर या दांत के अंदर कोई जगह खाली है, खोखला है, किस तरह से, वो देखने के लिए अवतल दर्पण का ही लोग नहीं, डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं, चाहे डॉक्टर राही साहिब है। ठीक है, तो यहाँ भी उसका उपयोग बन जाता है। इसके अलावा अगर हम सौर भट्टी की बात करें तो सौर भट्टी में ऊर्जा उष्मा को एकत्रित करने में किया जाता है। सौर भट्टी में ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए यहाँ देखिए जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही है ना, ये सब जगह एक जगह केंद्रित हो जा रही है। या आपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा कि इस तरह का एगो छनावटा मिलता था पहले, छनावटा नहीं, लेंस उसको बोला जाता था, ऐसे लेंस। ठीक है, और इसी लेंस को हम क्या करते थे ना, कि प्रकाश के ऊपर ऐसे करके और नीचे को माचिस का तिल्ली या कोई कागज रख के जलाते थे। तो उसका काम था कि जो प्रकाश साइड से आ रहा था ना, यहाँ पर प्रकाश जो भी आ रहा था दूर दूर से, ये सभी प्रकाश एक ही जगह केंद्रित करके डाल रहा था। ठीक है, तो इसका ये खासियत है कि प्रकाश की जितनी भी किरणें आएगी उस सबको एक में ग्रुप बना के तब डालता है किसमें, किसी वस्तु पर, जिससे जलाने में आसान हो जाता है। तो इसी का फायदा उठाकर और सौर भट्टी जो होता है ना, उसमें सूर्य ऊष्मा को एकत्रित करने में किया जाता है, ताकि उसका इस्तेमाल अलग अलग कार्यों में किया जा सके।
ठीक है। तो प्रकाश के सभी झोंझे पार्ट्स को एक जगह एकत्रित करने का काम कौन करता है, तो ये करता है अवतल दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण ऐसा नहीं सुनता है, वो जितना भी प्रकाश आता है ना एक केंद्र से उसको फैला देता है पूरा, ठीक है। तो इस आधार पर ना हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक ही जगह अभिसारित कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। किसको, अवतल दर्पण को, ठीक है। तो सौर भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था अवतल दर्पण के कुछ उपयोग, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण जो है, ये पहले इसकी खासियत समझिएगा कि ये उत्तल दर्पण है। तो ये उत्तल दर्पण है, तो प्रकाश की किरणें जब इसके फोकस करें, ध्रुव पर जब आएगी इधर से, ठीक है, इस तरह से, तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा, यानी छितार देगा, कहने का मतलब सेंस है, ठीक है। प्रकाश अलग अलग स्रोतों से आ रहा है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणों को एक जगह गोटा ना करके उसको फैला देता है। तो जब फैला देता है ना, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी। तो इसका मतलब कि उत्तल दर्पण को हम बोल सकते हैं अपसारी दर्पण, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपसारी दर्पण। तो जब प्रकाश को फैला देगा तो हमारे लिए लाभदायक हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। तो जब ये दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका इस्तेमाल साइड मिरर में किया जाता है। आप देखिएगा ना, गाड़ी जो मोटरसाइकिल होता है, जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये छोटा सा जो दर्पण है ना, ये क्या है, उत्तल दर्पण है या अपसारी दर्पण है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, क्योंकि अगर साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल जब किया जाता है ना, गाड़ी या बोलेरो या स्कॉर्पियो या किसी गाड़ी के साइड में, तो देखते हैं कि काफ़ी दूर भी वस्तु होता है ना, ठीक है। तो मतलब काफ़ी बड़ा जो वस्तु होता है, उस वस्तु को उस दर्पण के अंदर एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। काफ़ी दूर वस्तु होता है ना, तो बड़ा भी होगा, अगर तो दूर भी होगा ना, तो उस वस्तु को उसमें एडजस्ट कर लेता है। या यहाँ तक कि अगर बहुत सारी गाड़ी पीछे लगी होती है ना, तो उन सभी गाड़ी को एक छोटे से क्षेत्र के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो ये तो उसका पावर है। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल कर दे, तो गाड़ी अगर करीब आ गया तो बड़ा सा गाड़ी बना देगा एकदम, उसका चित्र ही, उसका जो आकृति है ना या उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना देगा। तो देखने के बाद पता नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है, तो ट्रक मार के उड़ा देगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट है कि उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा है, ठीक है, जिस वजह से ये काफ़ी सारी वस्तुओं को एक ही साथ छोटे छोटे करके बना देता है, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस दर्पण को, तो अपसारी या उत्तल दर्पण को। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है कि जब आप तेल टंकी पर जाइएगा ना, जहाँ पे तेल लोग भरवाते हैं, वहाँ पर बड़ा बड़ा वेपर होता है, ठीक है। उस वेपर के आउटर लेयर जो होता है ना, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इस वेपर के सबसे बाहर ना उत्तल दर्पण लगा होता है, यह अपसारी दर्पण लगा होता है। जो प्रकाश जब पड़ता है तो इसको फैला देता है, क्या करता है, फैला देता है, जिस वजह से पूरा क्षेत्र तक क्या हो जाता है, इसका अंजोर हो जाता है, प्रकाश पहुंच जाता है। तो ये हमारे लिए क्या उत्तल दर्पण का बेनिफिट है। अगर वहीं अवतल दर्पण लगा देते तो एक जगह फोकस कर देता है, वहाँ पे कोई जाता तो जरिए जाता है, समझ रहे हैं, यानी प्रकाश फैल नहीं पाता। तो प्रकाश को फैलाने के लिए या बहुत जगह पर अंजोर करने के लिए या उजाला करने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि प्रकाश की किरण को एक जगह गोटा करना है, इकट्ठा करना है, स्टोर करना है, जमा करना है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान तथा दूरी निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई वस्तु ध्रुव से कितना दूरी पर है, इसका जानकारी प्राप्त किया जाता है किससे, तो साइन कन्वेंशन से या फिर चिन्ह परिपाटी से क्या इसका पता लगाया जाता है। अब चिन्ह परिपाटी में क्या है, आपने मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में। तो ये वाई अक्ष होता है और ये पूरा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। अब इस वाई और एक्स एक्सिस में देखिएगा ना, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु से दायां तरफ, ठीक है, याद रखिएगा दायां और बायां क्या है, ये मूल बिंदु से दायां भाग है। तो मूल बिंदु से दाएं की ओर जितना दूरी होता है, चाहे यहाँ पर कहीं पर हो, वो सभी दूरी किस में होता है, प्लस में होता है या पॉजिटिव होता है, ठीक है। और मूल बिंदु से बाईं तरफ जितना दूरी होगा सब किस में होगा, माइनस में होगा। तो यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पर कि मूल बिंदु से बाईं की ओर दूरी ऋणात्मक तथा मूल बिंदु से दाईं की ओर दूरी धनात्मक होती है, प्लस माइनस वाला खेल है, ठीक है।
इसका मतलब कि अगर कोई दर्पण बनाना है तो उस दर्पण का मेन जो पॉइंट होगा, ध्रुव, वो मूल बिंदु होगा। क्या होगा? मूल बिंदु। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि दर्पण की सभी दूरियां, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उनमें सभी दूरी कहाँ से मापेंगे? तो ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। इस दर्पण में भी, चाहे इस दर्पण में भी, ठीक है। तो बाईं ओर ऋणात्मक होता है और दाईं ओर प्लस होता है, यानी धनात्मक होता है। और ऊपर क्या होता है? तो ऊपर प्लस में होता है। मूल बिंदु से ऊपर जितना दूरी होगा सब पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, प्लस में होगा, ठीक है। अब मूल बिंदु से नीचे तो अपोजिट डायरेक्शन पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये माइनस में हो जाएगा, ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो हमने ये भी लिखा है कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी है धनात्मक, तथा मूल बिंदु से नीचे की ओर दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और नीचे लिखा है कि सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है या दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ तक पूरा चैप्टर फर्स्ट का लोचा खत्म हो गया। और बस हमको सूत्र सिद्ध कराना है। 3 सूत्र सिद्ध कराएंगे। एक गोलीय दर्पण में F = R/2 वाला, ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, और एक दर्पण सूत्र और एक प्रतिबिंब वाला सूत्र जो था वो, ठीक है। एक इसके बाद एक और बच रहा है ना, आवर्धन वाला, वो सब सिद्ध कराएंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, तब भिड़ेंगे दूसरा चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आनी कि नहीं आनी, जरा जल्दी से कमेंट करके बतानी।